the last video, we have talked about the conversion of unit from one system to another system. How can we convert? Now, you understand with an example. Convert 1 Newton of force into CGS system. सबसे पहले इसके लिए हमको जो करना, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स. डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू MLT पावर -2. ठीक है. We have already seen in the explanation of the conversion of unit, m का पावर a equal to 1, l का पावर b that is also 1 and c का पावर equal to -2. Is clear? Now in SI system N1 क्या है? 1 न्यूटन है. M1 किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में. बराबर होता है 1000 का. L1 किस में मेजर करते हैं? मीटर में. बराबर क्या होगा? 100 cm. T1 टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में. बराबर 1 सेकंड. इन CGS सिस्टम देखें, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम. M2 इज द 1 ग्राम CGS में होता है. L2 डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है और T2 1 सेकेंड में मेजर किया जाता है. क्लियर? Now we have formula. We have already given to you. N2 equal to N1 into M1 बटा M2 पावर A, L1 बटा L2 पावर B, T1 बटा T2 पावर C. Clear? N1 is 1, M1 1000 ग्राम that is the 10 का पावर Q ग्राम बटा M2 1 ग्राम. पावर A is 1, did not to write it. Now L1 is 100 cm, 10 का पावर 2 cm बटा 1 cm. B is also 1, need not try to write it. Now T1 1 second. Power is C is -2. Clear? 1 second is cancelled, so the power -2 is also invalid. Now the remaining part, gram is cancelled, cm is cancelled, तो 10 का पावर Q, 10 का पावर Q into 10 का पावर 2 इक्वल टू 10 का पावर 5. ठीक है. N2 की वैल्यू क्या हो गई? 10 to the power 5. So 1 Newton
equal to 10 to the power 5 Darcy. In this way, we convert the one unit into another system of unit. The next step is to correct, to check the correctness of a given physical relation. Clear? How we check a given physical relation is correct or not, यह सही है या गलत, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसे डिसाइड करने के लिए वी हैव ए होमोजेनिटी प्रिंसिपल. We have a homogeneity principle. A given physical relation is dimensionally correct if the dimension of all terms involved on either side of relation are the same. यदि कोई इक्वेशन है, सपोज दैट मान लीजिए ए बराबर बी प्लस सी, ये कोई फिजिकल रिलेशन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व इन दिस रिलेशन. कौन कौन टर्म है? ए है, बी है और सी है. तो इन तीनों का जो डायमेंशन होना चाहिए वह बिल्कुल सेम होना चाहिए. इफ इट कम सेम, यदि एक समान आता है, तब इसका अर्थ है कि दिया गया रिलेशन बिल्कुल सही है, यानी सत्य है. आइए देखते हैं, चेक करते हैं कैसे. मान लीजिए S इक्वल टू ut प्लस 1/2at स्क्वायर. All you know, this is the equation of motion. S is stand for the distance, U stand for the velocity, T is the time, A is the acceleration. तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार कि प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशन होना चाहिए वह सेम होना चाहिए. आइए देखते हैं. S क्या है? लेंथ. L U यानी वेलोसिटी, L T का पावर -1 इंटू टी. तो ये क्या हो जाएगा? बराबर L. ठीक है. अब 1/2 इट इज द कांस्टेंट न्यूमरल वैल्यू, डायमेंशनलेस. बचा क्या? AT स्क्वायर. ए की डायमेंशन L T का पावर -2 और T का T स्क्वायर. नाउ इट बिकम्स so the dimension of each as ut at square is same. तीनों का ही बराबर है. तब इसका अर्थ है कि दिस इज द ट्रू रिलेशन. यह बिल्कुल सही है, 100% सत्य है. इस तरह कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया हुआ हो तो हम चेक कर सकते हैं. यदि दो ही टर्म है, सपोज दैट ए बराबर बी, तो ए की डायमेंशन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ LHS and then find the dimension of RHS. Both equate. If both are same, then the equation is 100% true. Third step. According to the third, derive
द रिलेशनशिप अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हम कोई एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहें तो कैसे डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है एक, विच एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम, विच मूविंग विथ वेलोसिटी v in a circle of radius r. That is, centripetal force depend on mass, velocity and the radius. So let F is proportional to m v r, F का पावर a, v का पावर b एक्सपोनेंशियल, r का पावर c। तो इसका अर्थ हुआ F इक्वल टू के m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c। क्लियर? ये हमारे पास रिलेशन हो गया। नाउ वी हैव राइट द डायमेंशन ऑफ ईच। अब हम प्रत्येक का डायमेंशन लिखते हैं। के एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, लेकिन बाकी सबका डायमेंशन है। तो एफ की डायमेंशन सबसे पहले देखें। एफ की डायमेंशन क्या है? एम एल टी का पावर -2। ठीक है। अब एम का बराबर एम, भी का एल टी का पावर -1, आर का एल। अब इन सबको यहां हम लेते हैं। ठीक है, सबको यहां हम रखें। तब हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम एल टी का पावर -2 इक्वल टू एम एल टी पावर -1 एल। यही हुआ। यही चीज हमको यहां रखना है। ये क्लियर? इसी चीज को हमको कहां रखना है? यहां पर। तो आइए इसको इसी रूप में हम रखते हैं। ये क्लियर? एम एल टी का पावर -2 इक्वल टू एम का पावर a, एल टी का पावर -1 पावर b, एल का पावर c। देखते चलिए। तो m एक बार है, m का पावर a, l का पावर c, l का पावर b। तो l हो गया b प्लस c और t हो गया -b -b। क्लियर? नाउ वी इक्वेटिंग द एक्सपोनेंशियल ऑन द बोथ साइड। तो m का पावर a बराबर 1, b इसका पावर 1 है, l का पावर b प्लस c, तो b प्लस c बराबर 1। उसी तरह ये हो गया -b बराबर -2, माइनस इधर कैंसिल, तो b बराबर 2। इफ वी पुट द वैल्यू b हियर, तो c बराबर -1, इसलिए c बराबर -1। a और b की वैल्यू मालूम हो गई। वी पुट द वैल्यू हियर ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b and c in इक्वेशन फर्स्ट। तो f इक्वल टू के, m का पावर a है 1, नहीं लिखा जाता है, v का पावर b, b का कितना वैल्यू है 2,
तो v का पावर 2 r का पावर -1, क्लियर। तो हो गया के mv स्क्वायर बटा r, ठीक है। या हम ऐसे ले F इज प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाई r। दिस इज द रिलेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस तरह हम किसी का भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, ये चीजें यदि हमें पता हो तब। बहुत सारे आगे हम कुछ और एग्जाम्पल इसको हम देंगे, ठीक है। दिस इज द वे टू फाइंड। सबसे पहले इसमें स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हम इस इक्वेशन के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप हम क्या आते हैं कि प्रत्येक टर्म को हम क्या करते हैं, उसका डायमेंशन लिखते हैं और उनके एक्सपोनेंशियल को दोनों साइड इक्वेट करते हैं और ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं और तब इक्वेशन फर्स्ट में ए बी सी की वैल्यू को हम पुट करते हैं। जिससे आइए एक इक्वेशन और देखते हैं। कोई सिंपल पेंडुलम है, कोई सिंपल पेंडुलम है जिसकी टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब। जो बॉब का मास है उस पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की लंबाई पर, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस स्थान पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर निर्भर करता है। तो वी कैन राइट T प्रोपोर्शनल टू m पावर a l पावर b g पावर c। इट क्लियर। और हम लिख सकते हैं T इक्वल टू k m पावर a l पावर b g पावर c। दिस इज द इक्वेशन 1। k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम प्रत्येक टर्म का k को यहां छोड़ देते हैं, प्रत्येक का जो है डायमेंशन लिखकर उनके एक्सपोनेंशियल को इक्वेट करते हैं। तो देखिए t का डायमेंशन m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1, क्लियर। m का m पावर a, l पावर b, g, l t -2 पावर c। अब ये हो गया m पावर a, l का देखिए c है, पावर यहाँ b है, तो l b प्लस c और t -2c। नाउ वी कीटिंग द एक्सपोनेंशियल ऑफ each फंडामेंटल क्वांटिटी। a का वैल्यू 0, क्लियर। b प्लस c बराबर 0, t का पावर -2c, -2c बराबर 1, क्लियर। इसलिए c बराबर -1/2 और हियर b इक्वल टू -c। इसलिए b बराबर 1/2। नाउ वी पुटिंग the value of a b c in equation फर्स्ट। अब इसके वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो t बराबर हो गया कि m का पावर 0, l का पावर 1/2, g का पावर -1/2। किसी का भी पावर यदि शून्य हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये हो गया कि l का पावर 1/2 बटा g का पावर 1/2। इसको ऐसे भी l का मतलब √k √l/g, यानी t इक्वल टू k √l/g। बाई एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू k बराबर 2π, तब हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2π √l/g। This is the
रिलेशन यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन। डायमेंशन की भी अपनी लिमिटेशन होती है, ठीक है। डायमेंशन जो हम एक्सपोनेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हम जो लिखते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ के डायमेंशनली। हम इसकी या इसका जो है डायमेंशन से इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसे जब भी ज्ञात किया जा सकता है तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा। दूसरी जो चीज है, पहला यह था। दूसरा, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हो, मोर देन 3 पर, तब हम डायमेंशनली कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते। यानी तब यहां पर हमारा डायमेंशनल मेथड जो होता है वह फेल कर जाता है। तीसरी चीज, डायमेंशनल मेथड इज ऑल्सो फेल्यूर फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे साइन, कॉस, टेंजेंट। इसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब में जो है डायमेंशन फेल हो जाता है, वह जो है काम नहीं करता है। चौथी चीज, यदि 2 फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो तो यह आवश्यक नहीं कि दोनों समान नेचर के हो सकते हैं। जैसे आपको एक छोटी उदाहरण, प्रेशर और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये दोनों डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, यानी कि दोनों का डायमेंशन एक है, लेकिन नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। नेचर दोनों का जो है, एक प्रेशर है, एक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, दोनों की नेचर अलग है। तो यह जो है डायमेंशनली समान होने से यह इसका अर्थ नहीं निकलता कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही नेचर के है। क्लियर? और कुछ कॉम्प्लिकेटेड है जिनके लिए फिजिकल जो है ये डायमेंशनल मेथड जो है काम नहीं करता। तो ये जो है 5 इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से अधिक दूसरे क्वांटिटीज पर निर्भर करता हो तो डायमेंशनल मेथड काम नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन के लिए डायमेंशनल मेथड काम नहीं करता। डायमेंशनली यदि 2 फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्टेंट हो यानी सेम हो, तब आवश्यक नहीं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही नेचर के हो सकते हैं। जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है। स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी आपका वेक्टर है। दोनों अपोजिट नेचर है। तो इसलिए इन द नेक्स्ट वीडियो, बिफोर यू गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, talking to the next topic, I will give you some related question. How can we first we write the dimension of physical quantity, how will we check, and how can you deduce the physical relation? इन सब पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जिससे कि आपको ज्यादा और क्लियर इस पर पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए। थैंक्स।